हुथी कौन है? क्यों उनकी हर कोई बात कर रहा है? क्या वे दुनिया के लिए खतरा बनने वाले हैं? अगर हाँ, तो दुनिया इस खतरे से क्या से निपटने का प्लान कर रही है? इस सब चीज के बारे में आज आप जानिए हमारे इस वीडियो में। नमो नारायण। वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे हुथी कौन है और उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं। 1990 में यमन में एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया और उसमें प्रीडोमिनेंटली शिया मुस्लिम, जैदी शिया मुस्लिम्स थे और जो बहुत से कबीलों को मिलाकर वो बना था, उनमें से एक सबसे जो डोमिनेट करता था कबीला, सबसे इंपॉर्टेंट कबीला जो था वो हुथी था। उसी के नाम पे संगठन का नाम हुथी पड़ गया और ये संगठन अपने अस्तित्व में आने के साथ से यमन सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बना हुआ है। ये यमन सरकार से लगातार लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये यहाँ पर इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि उन्होंने जो वहाँ की राजधानी सना और लाल सागर का जो कोस्ट है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर कब्जा कर लिया है। मतलब वहाँ पर यमन सरकार भी हाथ लगाते डरती है। हुथी को यूनाइटेड नेशंस ने एक तरीके से बैन कर दिया है, इस पे सैंक्शंस लगा दिए। उन सैंक्शंस की वो ज्यादा परवाह नहीं करता और गाहे बगाहे वो लाल सी से निकलने वाले जो जहाज होते हैं, जो रेड सी से निकलने वाले जो पानी के जहाज होते हैं, जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, उन पर पायरेट्स की तरह हमला भी करता रहता है और साथ में अपनी पॉलिटिकल बात भी करता रहता है। लेकिन जैसे कि हम लोग जानते हैं, किसी भी देश में अगर कोई इस तरीके का इंसर्जेंस हो जाए, इतना शक्तिशाली हो जाए कि सरकार से ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, जैसे कि यमन में ये है, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई बाहरी ताकत है जो उनकी सहायता कर रही है। अब इनकी सहायता कौन कर रहा है? पश्चिमी देश और यूएस, ये दोनों हमेशा ये कहा करते हैं कि इसको ईरान बढ़ावा देता है। दरअसल ये ईरान का ही एक संगठन है। प्रॉम्प्टली ईरान इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसमें मतलब कोई डिसीजन हो ही नहीं सकता। आप ईरान की बात नहीं मानते, ईरान आपकी बात नहीं मानता है, लेकिन पश्चिमी देश और यूएस जो है और बाकी बहुत से कंट्रीज हैं वो भी लगातार इस बात को बनाए रखे हैं कि जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टाइन में जिस तरीके से हमास है, उसी तरीके से यमन में हुथी है। इन तीनों को एक तरह से ईरान ही पालता और आगे बढ़ाता है। वो बात अलग है कि ईरान इस बात को मानता नहीं और ये लोग इसको जरूर मानते हैं। विश्व के लिए हुथी क्यों खतरा है? सबसे पहले तो हमको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा कि देखिए, हुथी जो है सबसे पहले अमेरिकन ब्लॉक के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि ये ईरान का ही एक इंस्ट्रूमेंट है और ईरान जो है वो समहाउ और अदर अमेरिका से हमेशा खिलाफ रहता है। इसलिए एक तो पूरे अमेरिकन ब्लॉक के लिए खतरा है। अब चूंकि इसमें इतनी ताकत तो नहीं है कि हर जगह जा सके, लेकिन वो स्ट्रेटेजिकली जो रेड सी में बैठा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसलिए वो अमेरिका को तंग करता है। दूसरा, वो सऊदी अरब को भी बीच बीच में तंग करता रहता है। सऊदी अरब दो वजह से इससे परेशान होता है। एक तो ये रीजनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। शांतिपूर्वक सऊदी अरब चाहता है कि हम लोग ये जो पैसे वाले नेशंस हैं, हम लोग आराम से व्यापार करें, खाए पिए रहें और जो पश्चिम दुनिया है उसमें अच्छी तरह से एसिमिलेट हो। लेकिन ये वहाँ क्या करता है कि थोड़े बहुत दिन में परेशान करता है जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं उनको। दूसरा, इसका क्या करना है कि जो शिया जनसंख्या है सऊदी अरब की, वो जो इससे बॉर्डर लगता है उधर है, वो उस जनसंख्या, जो शिया जनसंख्या है, जो शियाइट हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा दिन में उकसाता रहता है और ये बहुत सरदर्दी हो जाती है सऊदी अरब के लिए। दूसरा क्या है कि सऊदी अरब जो है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका के पास है, तो ये थोड़े बहुत दिनों में वहाँ कुछ मिसाइल्स मारता है, मिसाइल्स दाग देता है। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ इतना जरूर हो जाता है कि अमेरिका बहुत इससे राटल हो जाता है। तो और रेड सी से निकलने वाले जहाजों पर तो वो हमला करता ही करता है। आजकल हुथी चर्चा में क्यों है? असल में हुथियों ने क्या किया? हुथियों ने किया या हम ये कहें कि ईरान ने किया। मतलब इसकी बैकग्राउंड तो ये है कि हुथी को ईरान पाल रहे हैं और जो ईरान है वो मुस्लिम देशों में अपना सिक्का चाहता है, अपना दबदबा चाहता है। अमेरिका जो है हर जगह ही अपना दबदबा चाहता है। ईरान और अमेरिका, दे कांट सी आई टू आई, एक दूसरे को ये पसंद नहीं करते हैं। अब जो ईरान जैसे और देश हैं जो अमेरिकन ब्लॉक में अपने आप को नहीं मानते हैं, ऊपर से हैं तो भी थोड़े से कट्टरवादी हैं, वो उनका और बाकी पूरी दुनिया का भी मानना है कि जो इजराइल है वो मिडिल ईस्ट में, एक तरीके से आप समझे, हम लोग अगर हिंदुस्तानी भाषा में कहें तो अमेरिका ने वहाँ एक थाना खोल रखा है और इजराइल उसका थानेदार है। मतलब इजराइल वहाँ जो है, इजराइल को अमेरिका हमेशा इतना प्रश्रय देता है, आश्रय देता है, उस पर पैसा खर्च करता है। इजराइल पे कोई आँच आए तो बिना सवाल किए वो उसके साथ खड़ा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ पर इजराइल जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के बीच में बैठकर हमारे हितों की रक्षा करता है। ये बात बाकी कंट्रीज भी समझते हैं। तो ईरान जैसे कंट्रीज समझते हैं कि अगर हम इजराइल को खत्म कर दें
तो यहाँ अमेरिकन दबदबा खत्म होगा। उसके अलावा इसका रिलीजियस कारण भी है। अपने रिलीजियस वजहों से ये जो मुस्लिम और विशेष तौर पर कट्टरपंथी मुस्लिम हैं, कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं कि यहूदी और ईरान दोनों खत्म हो जाएं। आपको पता ही होगा कि जो हमास जब बना था उसकी चार्टर में था कि दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा देना है। तो इस सब को करके जब ईरान ने उसको परेशान करना शुरू किया इजराइल को, खैर वो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है कि किसने किसको परेशान किया, ईरान उसमें था कि नहीं, हमास ने पहले क्यों हमला किया, वो एक अलग चर्चा का विषय है जिसमें मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ। लेकिन जब ये सारा कुछ शुरू हुआ तो हिजबुल्लाह ने और कुछ हद तक और हमास ने तो जो किया, बाकी कंट्रीज उस तरीके से जिस तरीके से को उम्मीद थी, मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज इनके साथ खड़े नहीं हुए। तब ईरान ने सोचा कि हम जो है जो मीडिया वॉर है, प्रोपेगेंडा वॉर है और जो कन्वेंशनल वॉर है, इसमें हम इजराइल को नहीं हरा पाएंगे, तो क्यों ना हम आर्थिक चोट दें। अब आर्थिक चोट कैसे दें? सैंक्शन तो वो लगा नहीं सकते। पहली बात तो इजराइल ईरान का मोहताज नहीं है, ईरान खुद आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है। दूसरे वो तो खुद ही सैंक्शन बैठा हुआ है, तो वो कुछ विशेष नहीं कर सकता। तब उसने अपनी तीसरी आर्म सक्रिय करी। मतलब ये बात मैं प्रोवाइडेड कि यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो कह रहे हैं वो सही है, ये ईरान की आर्म है, ये चीज़ मतलब इसको मैं कोट अनकोट बीच में कह रही हूँ। तो इन्होंने अपनी तीसरी आर्म सक्रिय करी और क्या किया कि मिडिल ईस्ट को जो जहाज जाते हैं पानी के, मतलब ये जो एक ये है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रूट है व्यापार का, मेडिटेरियन सी, स्वेज और लाल सागर, रेड सी। तो इन्होंने सोचा अगर यहाँ से हम एक ब्लॉकेड लगा दें चीज़ों के आने जाने में इजराइल में, तो शायद इससे इजराइल परेशानी में पड़ सकता है। ये जो रास्ता है दुनिया का एक वाइटल वाटरवे है जो ग्लोबल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ग्लोबल ट्रेड रूट भी माना जाता है। तो वहां पर हुथियों ने कहा कि कोई भी शिप यहाँ से निकलेगा, अगर उसको इजराइल से कोई भी लेना देना है तो हम उसको नहीं निकलने देंगे। अब कोई भी लेना देना में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, वो इजराइल के लिए सामान लेके जा रहा हो, या वो इजराइल का सामान लेके जा रहा हो, या वो किसी ऐसी कंट्री का शिप हो जिससे इजराइल को बहुत फायदा होता हो। उन्होंने कहा किसी भी हालत में हम इन सबको वहां से निकलने नहीं देंगे। और उधर से निकलने वाले जो शिप से उन्होंने उन पर नेवल ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। अब ऑफकोर्स एक दूसरा रास्ता है अफ्रीका से चक्कर काट के निकलने का, मतलब रूस से, चीन से, भारत से, यूरोप से जो एक व्यापार स्वेज नहर के थ्रू होता था वो अफ्रीका का चक्कर काट के हो। उसमें इतना ज़्यादा समय लगना था कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट थी वो 63% तक बढ़ जाएगी। और ये बात शिपिंग कंपनीज ने कही है। इससे क्या होगा, दुनिया के हर देश में कमोबेश महंगाई बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है क्रूड जो यूरोप जा रहा था उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। रूस का जो सारा क्रूड एशिया तक आता था उसमें दिक्कत आने लगेगी। क्रूड आने में दिक्कत का मतलब ये होता है कि सीधे सीधे क्रूड के दाम बढ़ गए, क्रूड के दाम बढ़े, ऑयल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े और दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। लेकिन उससे उन्हें कोई खास फर्क पड़ता नहीं था। अब जो शिपिंग कंपनीज हैं वो तो कमर्शियल एंटाइटीज हैं, उन्होंने पहला काम किया कि भाई हम वहाँ से नहीं निकलेंगे। तो 12 शिपिंग कंपनीज से ज़्यादा, अभी तक जो मेरे पास डेटा है, 12 से ज़्यादा शिपिंग कंपनीज है इंटरनेशनल जिन्होंने कह दिया है कि अब हम वहाँ से जहाज नहीं निकालेंगे। और ताइवान की शिपिंग कंपनी यांग मिंग मरीन ट्रांसपोर्ट कहती है कि ठीक है हम केप ऑफ गुड होप से होकर अपने जहाज निकालेंगे, मतलब अफ्रीका की साइड से, लेकिन ये दुगने से भी ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाएगा और जो दाम बढ़ेंगे उसके लिए आप तैयार रहें। इधर जो जितनी इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इन बड़े बड़े शिप्स और इनके कंसाइनमेंट के इंश्योरेंस करती हैं, उन्होंने इस खतरे को भागते हुए इंश्योरेंस के दाम बहुत बढ़ा दिए। अब इंश्योरेंस का दाम बढ़ गया, फ्रेट बढ़ गया, कोई भी अपनी जेब से देने वाला नहीं है। नतीजा होगा चीज़ों का दाम बढ़ेगा, चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो कोरोना के बाद से दुनिया अभी त्रस्त चल ही रही है, पूरी तरह से उभरी नहीं है, वो एक नए संकट में फंस जाएगी और महंगाई अप्रत्याशित रूप से इतनी बढ़ेगी कि जनता उसको संभाल नहीं पाएगी। अब हुती ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुती ऐसा 3 वजहों से कर रहे हैं। पहली बात तो है कि उनको ये बताना है कि देखो हम कितने ताकतवर हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं और अपने देश की सरकार को भी वो थोड़ा सा डरा लेंगे। अच्छा, कमर्शियल शिप्स पे हमला करने की वजह ये है कि कमर्शियल शिप जो है अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए उसमें जो वजन हथियारों से और सैनिकों से नहीं बढ़ाते हैं, वो ऑलमोस्ट अनारक्षित से ही होते हैं। उनको कभी कभी पायरेट्स भी लूट लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी सुरक्षा स्वयं करके नहीं चल रहे होते हैं क्योंकि उससे कॉस्टिंग बढ़ती है, इसलिए वो आसान शिकार हैं। और जो एक उनका
नैरेटिव कहें या जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, हूथी कहते हैं कि इजराइल जो हमास के संग कर रहा है हम उसके विरोध में हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब प्रश्न ये, हूथी तो ये कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने का इंतजाम कर रहे हैं, उनको दुनिया में किसी की चिंता नहीं है, लेकिन दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया कर रही है? हमेशा की तरह यूएन, यूएस, ईयू, यूएई, सऊदिया, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, शिपिंग कंपनीज और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन सब मिलकर एक ही बात कह रहे हैं हूथी से कि भाई ये बंद कर दो, ये अच्छा नहीं है, दुनिया के लिए अच्छा नहीं है और इससे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपील कर रहे हैं इसको रोक दो। लेकिन जैसे इनकी अपील जो है ये बहुत एक रेगुलर फेयर है, वैसे जिससे अपील करी जा रही है उसका ना मानना भी बड़ा रेगुलर फेयर है। आप अपील करते हैं तो मोर और लेस किस्सों में यही होता है कि सामने वाला मानने वाला नहीं है, और तो इन हमलों की कड़ी निंदा कर रही है दुनिया, उस कड़ी निंदा से कुछ भी नहीं हो रहा है। शिपिंग कंपनीज ने बैकडोर उनसे वार्ता भी शुरू कर ली है। अब आप बैकडोर वार्ता का मतलब समझते हैं कि शिपिंग कंपनीज जो क्या है, वो तो बिजनेस एंटाइटीज हैं, उनको एक ही बात समझ आ रही है, भाई कुछ लो दो और इस झंझट को खत्म करो, गाड़ियां यहाँ से चलाओ, अपने शिप्स अपने यहाँ से चलाओ। बिल्कुल जैसे सामान्य तौर पे होता है कि आप सड़क रोक के बैठ जाओ तो जो वहाँ आसपास मार्केट वाले आएंगे वो कहेंगे भाई निकलने दो, क्या चाहिए तुमको। कुछ कुछ वैसी बात शुरू हो रही है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक अगर हम कहें कि रेड सी एक सड़क है तो उस सड़क के वो गुंडे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम से एक मुहिम शुरू किया। उन्होंने एक बड़ा सा अलायंस बनाया, उसमें 50 से ज्यादा देशों को बुलाया था जो देश रेड सी का जो रास्ता है उसको रुकने से प्रभावित हो रहे थे, और कहा था कि हम सब लोग मिलके विश्व व्यापार की सुरक्षा करेंगे, विश्व के लोगों की सुरक्षा करेंगे। प्रैक्टिकली उसमें केवल यूके और यूएस की नेवी शामिल हुई हैं जो ये झगड़े में चल रही हैं। नए साल के आखिरी दिन एक कमर्शियल शिप के एसओएस कॉल पे अमेरिकन जो वहां पे नेवी बेड़ा वहां पे गया था और उसने एक्शन लिया था। 4 छोटे जहाजों में, जिसको हम लोग बोट्स भी कह सकते हैं पर वो छोटे जहाज ही होते हैं मोटराइज्ड, उन पे बैठ के वो लोग वहां पे गए थे कब्जा करने उस पे, लेकिन यूएस नेवी टाइम से पहुंच गई। 4 में से 3 को उन्होंने, जो उसमें लोग बैठे थे उनके संग वहीं डुबो के खत्म कर दिया, और चौथी तो वहां से भाग गई। पर वो खास बात यह है कि वो शिप माल्टा का था, इजराइल से उसका कोई लेना देना नहीं था, न वो इजराइल जा रहा था, न उसका इजराइल के पास कोई सामान था। इससे आप समझ सकते हैं, इससे हम लोग समझ सकते हैं कि इजराइल जो है और इजराइल के प्रति जो नाराजगी दिखा रहे हैं हूथी, वो तो एक हिस्सा है। बेसिकली वो समुद्री लुटेरों की तरह वहां लूटपाट ही कर रहे हैं। अब एक सोचने की बात यह है कि जब हूथी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया पे असर पड़ने वाला है, तो फिर इस कि में जो इन्होंने कॉल दी अलायंस बनाने के लिए, उसमें पूरी दुनिया शामिल क्यों नहीं हो गई? इवन भारत भी नहीं शामिल हुआ, इसकी क्या वजह है? यहाँ पे भी हम देखते हैं कि सबसे पहले तो दुनिया 2 ब्लॉक में बटी। जो सर्टिफाइड अमेरिकन ब्लॉक के लोग हैं, जो निश्चित है कि हाँ ये अमेरिकन ब्लॉक के लोग हैं, ये बीच में भी नहीं खड़े और अगेंस्ट भी नहीं खड़े हैं, वो लोग उसके साथ हैं। लेकिन प्रिंसिपली जो एक्चुअल जो नेवी जा रही है वो ब्रिटेन की जा रही है, यूएस की जा रही है, लेकिन हाँ और तरीके से वो कंट्रीज कुछ ना कुछ सहयोग कर रहे हैं। देखिए जब कोई लड़ाई होती है तो इंटेल लगती है, पैसा लगता है, हथियार लगता है, सैनिक लगते हैं, सब लोग अलग अलग तरीके से सहायता करते हैं। और यूके का ये इतिहास रहा है, यूएस कहीं भी जाए यूके उसके पीछे पीछे चलता है, यूएस कुछ भी कहे यूके वही ही करता है। अब बटे की बात अगर हम करें तो सबसे पहले तो दुनिया इराक को लेकर बटी है। अमेरिका इराक को सैंक्शन करता है, भारत ईरान से तेल खरीदता है, यूरोप ईरान को सैंक्शन करता है, रूस और चीन उससे लड़ाई नहीं करते। अभी तुम सिर्फ गैर मुस्लिम देशों की बात करते हैं, है ना? अब आप देखिए इतनी बड़ी वहां चकल्लस मची हुई, इतना बड़ा खतरा है, चीन के जहाज वहां से बेखौफ गुजर रहे हैं। क्यों? चीन के जहाज इसलिए वहां से बेखौफ गुजर रहे हैं क्योंकि चीन और इराक अंदर इनकी दोस्ती है, ओपनली कुछ कहें ना कहें। चीन अमेरिका को भी नाराज नहीं करता, इसलिए वो अलायंस का विरोध नहीं करता है, अलायंस में शामिल होने से इनकार भी नहीं करता, पर शामिल होता भी नहीं है, और उसके जहाज वहां से निकल रहे हैं। अब यूएस का दुश्मन ईरान का दुश्मन है। इस समय चीन और अमेरिका में थोड़ा सा कुछ एक टसल टेंशन टाइप का चल रहा है, तो इसलिए ईरान उसको जाने देता है। अब रूस के पास तो अफ्रीका से निकल के जाने वाला भी रास्ता समझिए नहीं ही है, उसका रास्ता यही है, मेडिटेरेनियन सी से जाएगा, स्वेज नहर से जाएगा, लाल सागर से जाएगा, उसको रेड सी से गुजरना ही गुजरना है। उसने क्या करा है कि अपने साथ एक शेडो फ्लीट रखा रखी है। शेडो फ्लीट मतलब कि उसके संग उसके जंगी बेड़े, जो उसके युद्धक पोत हैं, वो साथ चल रहे हैं। अब नेचुरली वो छोटे मोटे लिटरे हैं, रूस की सेना से तो सीधा सीधा पंगा नहीं ले सकते, और ईरान भी रूस से पंगा नहीं ले सकता, इसलिए रूस के जहाज उन जंगी बेड़ों के साथ गुजर रहे हैं। शुरुआत में
एक जो इंडियन सामान लेके शिप जा रहा था, उस पे हूथियों की ओर से एक मिसाइल आई। रूस ने हमेशा की तरह भारत से कहा, भाई ये ईरान ने की ओर से आई है मिसाइल और आप ईरान को छोड़ो मत। भारत ने हमेशा की तरह रिस्ट्रेन दिखाया, और आजकल जब कोई हथियार कहीं से आता है, चाहे मिसाइल हो चाहे गोली हो, सबकी दिशा पता चल जाती है। पता चला डायरेक्ट ईरान से नहीं आया, तो और भारत ने कहा ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट नैरेटिव नहीं है कि ईरान हुथीस को उकसा रहा है या सहायता दे रहा है, इसलिए हम ईरान से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन भारत ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया करी। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर भारत के आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाई, उसके जहाजों को किसी ने बुरी नजर से देखा, तो हम समुद्र की गहराई से भी उसे निकाल कर लाएंगे और मार देंगे। और ऐसा करने की उन्होंने तैयारी भी कर ली। भारत के भी 4 जंगी बेड़े, 3 हैं अमेरिका के, 4 हैं भारत के, जो उस पूरे इलाके में लगातार घूम रहे हैं। निश्चित इसमें बहुत खर्चा आता है, लेकिन फिर भी इनको मालूम है कि अगर कोई ऐसी हरकत करी भारतीय जहाजों से या भारत का सामान ले गए जहाजों से, तो एक एसओएस कॉल में भारतीय बेड़ा आ जाएगा। ऐसा हुआ भी। सोमालिया के पास अब वो जो पायरेट हैं, वो जो समुद्री लुटेरे हैं, हूथी अपने आप को लुटेरा नहीं मानते हैं, तो वहां के लुटेरों ने, वो एक कोई बड़ी अंधेर बात नहीं है, सी फेरर्स की जान बड़े खतरे में रहती है। वो जब सी पे निकलते हैं तो उनको जो सी में दुर्घटना हो सकती है वो तो होती ही होती है, साथ ही समुद्री लुटेरों का बड़ा डर रहता है। तो ऐसे ही समुद्री लुटेरों ने हमला करने की कोशिश करी थी भारतीय जहाज पर। लेकिन जो हमारे भारतीय जो खड़े थे वहां पे, जंगी बेड़े खड़े थे, उन्होंने इतनी तेजी से उस पर रिएक्ट किया कि जाकर मामला खत्म कर दिया। उसके बाद से आज तक, जब तक मैं वीडियो बना रही हूँ, ऐसी कोई दूसरी खबर आई नहीं है। ये तो गैर मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड का इसमें क्या टेक है? मुस्लिम वर्ल्ड फिलहाल में बहुत वजहों से इसमें नहीं बोलना चाहता है। सबसे पहले हम बात कर लें सऊदी की और यूएई की। सऊदी और यूएई के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसके लिए उनको बार बार अमेरिका की सहायता लेनी पड़ती थी, ईरान और इजराइल। तो चाइना इस कोशिश में लगा था, ट्रंप ने भी ये कोशिश करी थी। इजराइल और यूएई और इनकी बहुत हद तक एक समझौता, शांति वार्ता, लोगों का आना जाना शुरू हो गया, व्यापार शुरू होने की बात करी। उसी को पंचर करने के लिए, उसी को डिरेल करने के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हमास की ये कार्रवाई थी कि नहीं थी वो बात अलग है। वैसे तो हमास चुप बैठा था, अचानक कार्रवाई करने की वजह क्या थी जो उसने इजराइल पर करी, ये बात सच भी लग सकती है। लेकिन इजराइल के साथ उनके संबंध खत्म नहीं हुए हैं, शायद वो ठंडे बस्ते में हैं। अब इधर अगर हुथियों के खिलाफ वो बोले या कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करने की बात करे, तो चीन जो है ईरान से उसका समझौता करा रहा है। ईरान के साथ समझौता होते ही सऊदी और यूएई निष्कंटक हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अगर हम लोग शिया सुन्नी वाला बैलेंस देखें तो वो निष्कंटक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड पहले लड़ेंगे बाहर वालों से, फिर आपस में शिया सुन्नी के मसले पर भी लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल वो यही चाहते हैं कि ये लड़ाई खत्म हो। और यूं भी यूएई जबरदस्ती किसी झगड़े में पड़ना चाहता नहीं है। उसकी कोशिश है कि झगड़ों से दूर रहो, व्यापार करो, पैसा कमाओ और अपना देश ठीक से चलाओ। अब बचा चीन। चीन एक तरफ तो इनकी दोस्तियां कराता घूम रहा है। अब अगर चीन हुथियों के खिलाफ खुलकर सामने आता है, तो फिर ईरान से जो उसके सारे इक्वेशंस हैं वो बड़ी बुरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। इसलिए वो भी कुछ नहीं कर रहा है। तो चीन बोलेगा नहीं। रूस तो पहले ही मानकर चलता है कि अगर अमेरिका को तुमसे दिक्कत है तो बॉस हम बहुत खुश हैं। उसे कोई दिक्कत आ रही है फिर भी। अब इस पूरी लड़ाई का भविष्य क्या होगा? अब आप ये समझिए कि हमेशा के लिए या बहुत लंबे समय के लिए सब कंट्रीज अपनी नेवी अलर्ट पे रखें, अपने वॉरशिप उस इलाके में उनकी गश्त लगाते रहें, ये संभव नहीं लगता है। और फिर डिप्लोमेटिक वजहों से भी, मान लीजिए कि कोई देश लंबे समय के लिए रेड सी पे निकलना ही बंद कर दे, कहे कि हाँ हूथी हम तुम्हारे साथ हैं, और वहां से निकलना बंद कर दे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि भी कोई भी कंट्री है उसके लिए अपने आर्थिक हित सबसे पहले होते हैं। हूथी भी ये जानते हैं कि इतने बड़े बड़े देशों को हम रिलीजन के नाम पे भी बहुत समय तक रैंसम पर नहीं ले सकते हैं। उनके हैंडलर्स भी जानते हैं हूथीज के कि पूरी दुनिया से लड़कर आप रेड सी पे सरवाइव कर जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका अभी भी बहुत स्ट्रांग है, उसके पीछे अभी भी आधी दुनिया है, और देर अबेर अगर इस चीज को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो और कंट्रीज भी यहाँ आएंगे। आप इजराइल में हमास कुछ कर रहा है, जब तक बाकी कंट्रीज का डायरेक्ट हित उससे नहीं प्रभावित होता तब तक उनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर रेड सी का रूट रोक कर आप पूरी दुनिया को परेशान करेंगे बहुत दिन, और पूरी दुनिया परेशान होगी, ऐसा संभव नहीं है। अब हूथी का इसमें अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो जैसे इस किस्म का हर संगठन करता है कि इस पूरे न्यूसेंस का जितना हो सके टेक्टिकल और फाइनेंशियल फायदा उठा लिया जाए।
एक तो ये है कि मतलब हम जैसे आप बॉम्बे की फिल्मों में सुनते हैं ना कि हम अंडरवर्ल्ड के राजा हैं, उस तरीके से ये हम इस किस्म की हरकतों में सबसे आगे हैं। और फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कंपनीज हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, वो उनसे बात कर रही हैं समझौते की, वो समझौता पैसे पे ही होना है। गवर्नमेंट्स के जो डिप्लोमेटिक चैनल खुले हैं, वो डिप्लोमेटिक चैनल जो अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट जो डिप्लोमेटिक चैनल उन्होंने खोल के रखे हैं, हुथी से खोले कि ईरान से खोले हैं। अब इस पूरे सौदेबाजी में कौन कितना फायदा उठा लेता है, फायदा उठाकर हुथी फिर वापस वैसे ही बैठ जाएंगे, इसराइल का जो हो रहा है वैसा ही होता रहेगा, ईरान वापस अपने समीकरण बनाने में लग जाएगा। और मेरा ये मानना है कि जैसे भारत का जो अभी एक उनके शिप पर हमला हुआ पहले, और दूसरा जिस तरह से इन्होंने क्विक रिएक्शन किया सोमालियन समुद्री डाकुओं पे, उससे ऐसा लगता नहीं जल्दी भारत के शिप पे कोई हमला होगा। आज तक की तो खबर यही है। अगर इसमें कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हम इस पर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।